हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी कैम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर 2022 का पेपर। अच्छा, जो बच्चे सीरीज देखते आ रहे हैं अब तो उनको पता चल गया होगा, हाँ ये फिफ्थ सेमेस्टर का है 2020 का, और आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है मतलब। तो अच्छा, अब तक हम लोग ने 1 से 7 तक फिनिश कर लिया। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, जो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 7, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिविंग एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो हमें सोप्स बताने हैं, डिटर्जेंट्स के बारे में बताना है। देखो, सोप और डिटर्जेंट में सिर्फ इतना अंतर है, एक बात ध्यान रखना कि ये सॉफ्ट वाटर के साथ ट्रीट होता है। किसके साथ ट्रीट होता है? सॉफ्ट वाटर के साथ। और डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर के साथ भी ट्रीट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, ताकि आप लोग अगर मान लो ये थ्योरी आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग अपने मन से भी कुछ थ्योरी बना के लिख सकते हो, इसलिए। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? देखो, सोप में सॉफ्ट वाटर है तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड्स। क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड्स। ठीक है। अब अगर डिटर्जेंट्स हार्ड है तो वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन, जैसे CaSO4 और MgSO4। ठीक है। अच्छा, अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? फैटी एसिड्स हमारे पास क्या कहते हैं, टाइप्स में होते हैं। कैसे होते हैं? टाइप्स में होते हैं। इतना ध्यान रखना, जो एसिड है तो वहां पे COOH एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? COOH एक एसिड पाया जाता है। अच्छा, इतनी बात भी हम लोग को क्लियर हो गई। यहाँ पे ध्यान देते हैं, सोडियम मतलब सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा वो लॉन्ग चेन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फैटी एसिड। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, उसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा। डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। इसका मतलब एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से हम लोग को क्या मिलता है? यहाँ से फैटी एसिड्स मिलता है, और वही फैटी एसिड्स पाए जाते हैं हमारे सोप्स में, ठीक है, और डिटर्जेंट्स में। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई भी डाउट नहीं है ना? देखो, अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर करते चलना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ हायर फैटी एसिड्स हैं, कुछ हायर फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे पास पाए जाते हैं। पाल्मिटिक एसिड, ध्यान से सुनना, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। अगर आप लोग को लगता है कि ये फॉर्मूले हमें नहीं याद हो रहे तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से ध्यान रखना। देखो, COOH तो तीनों में है, ठीक है, हटा दो। अब हमारे पास आएगा कार्बन और हाइड्रोजन। क्या आएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एक बार जस्ट डबल, अगर मान लो कार्बन 17 है तो कार्बन का जस्ट डबल कितना होगा? हमारे पास कितना हो जाएगा? लगभग 34 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको जाना है 35 पे, ठीक है, मतलब सिर्फ एक बढ़ाते जाना है। अगर हमारा कार्बन 15 है तो इसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हमारा कितना होगा? 30, तो एक बढ़ा देंगे 31 हो जाएगा। देखो, C15H31, C17H35। बस थोड़ा सा हैंडल विथ केयर करना है कि अगर 17 है तो उससे एक बढ़ाना नहीं, उससे एक कम कर देना है। बस एक बढ़ाना नहीं, उससे कम कर देना है, बस। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं किसके? हायर फैटी एसिड्स के। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों किसका? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? सोप का। किसका है? सोप का। अब देखो, जो हम लोग लिख रहे थे ना, पाल्मिटेट, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, वही उसी में से किसी एक को उठा लिया गया है। अब देखते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, कितने? 17। अब मैं अगर इस कार्बन को हटा दूं तो हमको कितने मिल जाएंगे? देखो, है तो 18 कार्बन। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये COH और ये रहा, क्या कहते हैं, मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को लेते हैं, ये COH और ये हाइड्रोजन, तो हमारे पास तो मतलब ये कार्बन, तो हमारे पास तो है कितने? हमारे पास तो है टोटल 18। तो वही चीज यहाँ पे 18 पे आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ध्यान देना, अगर मैं सोडियम आयन को ले आऊंगा तो COOH की ब्रेकिंग कैसे होती? ऐसे। तो माइनस प्लस, प्लस वाला किसके, माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा Na। तो ये पूरा वही फॉर्मूला इस तरह बताया गया है। तो जो COH और Na है इसको मान लेते हैं हेड, और बाकी बची हुई लॉन्ग चेन कार्बन की इसको हम लोग मान लेते हैं टेल। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे बनाओगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप लोग ये अपना इसको डिफरेंशिएट में बहुत अच्छे से लिख सकते हो।
मतलब दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। एग्जांपल में हमारे पास आता है सोडियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड ध्यान रखना आखिरी में माइनस आ गया तो स्टेरेट हो गया। पाल्मिटिक एसिड आखिरी में माइनस आ गया तो पाल्मिटेट हो गया, और पॉजिटिव की नेमिंग पहले होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो NaCl पहले लिखते हैं। तो ये बस वही चीज है, पहले किसकी नेमिंग होती है, पॉजिटिव की, फिर नेगेटिव, फिर किसकी नेमिंग होती है, नेगेटिव की, जैसे आप लोग के नेम और सरनेम। तो यहाँ पे सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिक एसिड माइनस आ गया, ओलिएट बन गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास सोप्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड थ्रू द स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस वेयर फैट एंड ऑयल्स आर हीटेड with the strong alkali like NaOH और KOH। अब हम आप लोग को रिएक्शन दिखा रहे हैं कि कैसे सोप प्रोड्यूस होता है। तो जनरल रिएक्शन ऑफ स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन इज, यहाँ पे फैट और ऑयल, आप लोग को कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ फैट और ऑयल लेना है, NaOH के साथ ट्रीट कराना है, सोप लिख देना है और ग्लिसरॉल लिख देना है। अच्छा, ग्लिसरॉल के फॉर्मूले हम लोग जान लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो CH2CH और यहाँ पे आता है CH2, बस सबके साथ OH OH और OH, बस इस तरह। अरे इस तरह 3 कार्बन लिखो, ठीक है, उन सबके साथ OH लगा दो और उसकी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई कर दो। 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, बस पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना माइंड में? हाँ। तो अब सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड इफेक्टिव इन सोप वाटर but form scum in hard water due to the reaction with calcium and magnesium ions। देखो अब इस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ये स्कम क्या होता है। ये हमारा इसको तुम वैसे थोड़ा सा इमेजिन करके कर सकते हो, जैसे मान लो क्या कहते हैं, तुम अपने कुछ भी धोने बैठे हो, तो अब वो वहां पे तुमको नहीं पता कि हार्ड वाटर आ रहा है और तुम साबुन एकदम कस के एकदम बस एकदम उस पर रगड़े चले जा रहे हो। अब उसमें से क्या हो रहा है, झाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस लेदर। मतलब वहां पे भाई ये लेदर नहीं है, लेदर है, लेदर। लेदर का मतलब ही होता है झाग, जैसे बहुत सारा फीना है ना, तो अब बहुत सारा फीना प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वहां पे सोप की वेस्टेज होती जा रही है। तो उस सोप की वेस्टेज में जो व्हाइट व्हाइट या फिर सोप जिस कलर का होगा, तो उस कलर में भी क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा, अच्छा तुम लोग ने दूध फटा हुआ देखा है, फटे हुए दूध एकदम नीचे ऊपर ऊपर आ जाता है, वैसे ही बहुत सारा कुछ प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कम। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग ने सोप के बारे में देख लिया, उसकी रिएक्शन देख ली, उसके एग्जांपल देख लिए, उसका डायग्राम भी देख लिया और उसके हम लोग ने एसिड्स भी देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्जेंट्स के ऊपर। चलो और जल्दी से देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स को भी देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स यूजिंग डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस दैट हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। भाई आप लोग ने बहुत ज्यादा मतलब टीवी में एड्स भी देखे होंगे डिटर्जेंट्स के। डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट्स मान लेते हैं, क्या कहते हैं, ये कोई एक क्लॉथ है, इस पे दाग लगा हुआ है, तो यहाँ पे वाटर वो डिटर्जेंट आता है, पूरा इसको अपने हाथों से क्लीन करते हुए दिखाता है, पूरा एक एक रेशा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट्स। मतलब हमारे पास डिटर्जेंट जितना ज्यादा हार्ड होगा तो वो उतना ज्यादा क्लॉथ, उतना ज्यादा क्लॉथ क्या करें, मतलब बहुत ज्यादा क्लॉथ को परेशानी पहुंचाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हार्श करेगा, ठीक है। क्लॉथ उतना ही ज्यादा फटने का डर रहेगा, उतना ही ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ने के वो सब डर रहेंगे। तो डिटर्जेंट जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा और जितना ज्यादा माइल्ड होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे क्लॉथ के लिए। अच्छा, एग्जांपल ऑफ क्लॉथ की बात करते हैं, मतलब एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा, इतनी बात पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे डिटर्जेंट, मतलब हाँ डिटर्जेंट की एग्जांपल बात करते हैं, सोडियम लॉरियल सल्फेट। अब ये लॉरियल पेरिस वाला वो एड वाला नहीं है, ठीक है, ये लॉरियल पेरिस नहीं है, ये सोडियम लॉरियल सल्फेट है, SLS, आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये होता कैसे, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ से सल्फेट है और लॉरियल, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं SO3-, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, बस बाकी सारा काम हो गया। बाकी सारा काम कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एक कार्बन अलग लिखना है, ठीक है, फिर उसके साथ CH2 लिखना है, CH2 के साथ हमारे होते हैं 20। कितने CH2 होंगे हमारे पास यहाँ पे,
मतलब H कितने होंगे 20, कार्बन कितने होंगे 10, तो CH3 यहाँ पे कार्बन कितने होंगे इस तरह याद कर लो, कार्बन कितने होंगे 10, H कितने होंगे 20 और फिर CH2। ठीक है, या फिर आप इस CH2 को भी अंदर ले सकते हो, लेकिन इस CH2 को अंदर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसके साथ ये बॉन्ड शो करता है, सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं। और बाकी बचा हुआ सोडियम वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिटर्जेंट है, ये है एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल है, ध्यान देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूले याद करने ही वाले हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना और 2-3 बार ड्रॉ करके देखना ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो सोडियम डोडेसाइकिल बेंजीन, क्या है डोडेसाइकिल बेंजीन, तो यहाँ पे सल्फोनेट, अब सल्फोनेट यहाँ पे इस तरह आ रहा है, बाकी बेंजीन है तो ये रहा बेंजीन। अब यहाँ पे पहले ऊपर कितने थे C10 थे, नीचे कितने हो गए C11 हो गए, बाकी बचा हुआ CH3। देखो इस CH2 और O की जगह सिर्फ और सिर्फ आ गया बेंजीन, और एक कार्बन यहाँ पे क्या हो गया है इंक्रीज हो गया, तो C11 हो गया है। इतनी बात सभी को समझ आ गई, ये भी हमारा क्या है एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है किसका, कैटायनिक डिटर्जेंट का, क्या है इसको हम लोग बोलते हैं कैब, इससे ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। तो अमोनियम ब्रोमाइड तो ठीक है, बाकी हमारा क्या कहते हैं सिटाई ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सैटी ट्राइमिथाइल, सिटाई भी बोलते हैं इसको बहुत से लोग, इसको सिटी भी बोलते हैं, और जो आप लोग की जो भी जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका सेटी ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, ध्यान देना है, यहाँ पे ट्राइमिथाइल है तो देखो ट्राइमिथाइल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड हो गया। अमोनियम यहाँ पे NH4 प्लस होना चाहिए था, तो देखो N है जिसमें 4 H होने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह आ गए 3 मिथाइल और बाकी बचा हुआ एक इधर। सबसे पहले में थे 10 कार्बन, फिर हो गए 11 कार्बन, अब हो जाएंगे 15 कार्बन, तो यहाँ पे और H कितने हो जाएंगे 30, और ये रहा CH3। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, डिटर्जेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एनायनिक सर्फेक्टेंट्स और एनायनिक सर्फेक्टेंट्स और बट नॉट द स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस। मतलब कह रहा है डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट से, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से, लेकिन ये स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस से नहीं होते, जो कि किस में हो रहा था सोप में हो रहा था। डिटर्जेंट्स रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, वो इफेक्टिव नहीं नॉन इफेक्टिव था, एंड डू नॉट फॉर्म स्कम, मतलब ये हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो स्कम प्रोड्यूस नहीं करेगा एज द सल्फोनेट ग्रुप, सल्फोनेट ग्रुप्स की वजह से। सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्यू टू सिंथेटिक नेचर। ठीक है, इतनी बात आप लोग को अच्छे समझ आ गई। तो ये था हमारे पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आप लोग इसको डिफरेंस बिटवीन में भी करके अच्छे से लिख सकते हो, और इसकी अगर थ्योरी आती है तो भी अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आंसर नंबर 8 का भी। आंसर नंबर 8 के बी में हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एसिड वैल्यू, कि एसिड वैल्यू क्या होती है, और जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो एसिड वैल्यू की बात करने जा रहे हैं, तो इधर उधर देखना बंद करो, सीधे फोकस रहो, बस खाली एक बी पार्ट बचा है, और उसके बाद हम लोग सी पार्ट करके आंसर नंबर 8 भी हमारा क्या हो जाएगा फिनिश्ड हो जाएगा। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में, एसिड वैल्यू ए बी ऑल्सो नोन एज एसिड नंबर, मतलब उसका कितना एसिड नंबर आया है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी, कुछ भी नेम हम ले सकते हैं, इज अ मेजर यूज्ड टू क्वांटिफाई द एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस, particularly those that are insoluble in water। ठीक है, those that are insoluble in water, these includes fat, oils, waxes and resins। ठीक है, अच्छा इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। ठीक है भाई, एसिड नंबर हम एक नंबर कैलकुलेट करेंगे, वो जितना उतना सॉल्युबल हो रहा है उसका, जितना सॉल्युबल नहीं हो रहा है उसको, या तो हम लोग क्या कहते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन नंबर से कह सकते हैं, या तो उसको हम लोग एसिडिटी से डिफाइन कर सकते हैं। अब वो हमारे क्या हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, ऑयल, वैक्सेस और रेजिन से मिलके ही बनते हैं। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी से नहीं है, ऐसी रिएक्शन तो थी। यहाँ पे अगर हम लोग NaOH डाल रहे थे तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा था सोप, फैटी एसिड तब नहीं मिल रहा था, सोप मिल रहा था, और प्लस ग्लाइसरॉल तो निकल रहा था। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पे NaOH डाल देते तो किसकी रिएक्शन बन जाती, स्पॉनिफिकेशन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, स्पॉनिफिकेशन की रिएक्शन बन जाती। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसका कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हम लोग को मिलता है यहाँ से फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, क्या मिलता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल मिलता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब इस
एसिड वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं, और जल्दी से जाओ। एसिड वैल्यू इज डिटरमाइंड थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। किसकी मदद से करते हैं, टाइट्रेशन की मदद से करते हैं। कैसे, पहले ध्यान देते हैं हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन कैसे होगा। अ वेट अमाउंट ऑफ द सैंपल, ऑयल, फैट एटसेट्रा, कुछ भी अभी हम लोग ने देखा था ना, तो इज डिसॉल्व्ड इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ KOH with unknown concentration is added dropwise to the sample solution। इसका मतलब भाई टाइट्रेशन आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे टाइट्रेशन का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, ऊपर से एक ब्यूरेट लगी होती है। ठीक है, अब ये जो ब्यूरेट है इसमें से हमारे पास धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, KOH को नीचे गिराते हैं। तभी तो भाई एसिड बेस टाइट्रेशन होगी। हमारा जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क है इसमें हमारे पास है क्या कहते हैं, एसिड, और ऊपर से हम लोग KOH यानी हम लोग बेस डिसॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए एसिड बेस यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। और हम लोग बेस डिसॉल्व करके देख रहे हैं कि कितना एसिड डिसॉल्व हो रहा है, और उस एसिड नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास एसिड वैल्यू आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो डायग्राम देखिए आप लोग अच्छे समझ आ गया। आओ आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अब हमारे पास रहता है एक एंड पॉइंट डिटेक्शन, मतलब अब ये फाइनल पॉइंट डिटेक्शन है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अ कलर इंडिकेटर, एक कलर के थ्रू, ऑफन फिनोल्फथैलीन, क्या बोलते हैं, फिनोल्फथैलीन इज यूज्ड टू सिग्नल द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। फिनोल्फथैलीन की मदद से क्या होता है, कलर चेंज होता है। कलर चेंज हम लोग को यहाँ पे पिंक पिंक कलर देखने को मिलता है, तो इससे हम लोग समझते हैं हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, टाइट्रेशन प्रोसेस क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। लेकिन अब कलर तो हमने कर लिया, ठीक है, हम लोग की पूरी टाइट्रेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एसिड नंबर आया कितना है, एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो वो हम लोग फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से बच्चों। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो वॉल्यूम ऑफ KOH हम लोग ने कितना यूज किया, वो। नॉर्मेलिटी ऑफ KOH कैसे निकालते हैं, वो देखो, KOH इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 56 अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा दिया भी होगा 56.5, तो इंटू 56.5 ये हमारा क्या होता है, KOH का वेट होता है। ठीक है, और वेट ऑफ द सैंपल कि हम लोग ने कितने सैंपल का वेट लिया, यानी हमारा फैटी एसिड, ऑयल। तो बस इस सारी वैल्यूज को रख के हम लोग की एसिड वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है। यहाँ से हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। और ये थी हमारी पूरी थ्योरी प्रोसेस कि कैसे हम लोग एसिड वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम प्रोसेस के लिए भी हम लोग को पता होना चाहिए ना कि एसिड वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैसे। अच्छा, कुछ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें तो सैंपल है फैटी एसिड और ऑयल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आइसोप्रोपेनॉल, या फिर हम लोग यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल प्लस ईथर भी हम लोग लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी हम लोग 0.1 लेते हैं KOH सॉल्यूशन। ब्यूरेट होती है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, और फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर होता है। सभी को इतनी अच्छे से बात क्लियर हो गई। तो अब आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना और अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। चलो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं आंसर नंबर सी। अच्छा, आंसर नंबर सी है क्या, आंसर नंबर सी ये है कि कौन से विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयलिक एसिड। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो हम लोग को बताना है आंसर नंबर सी में। और जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो इसमें क्या है, ऑयलिक एसिड है। ऑयलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C18H34O2। देखो जो दो H जो कम है, 18 का डबल करने पे 2H जो कम है वो 2 ऑक्सीजन ले गया है। ठीक है, मतलब C18H36 होना चाहिए था, तो इसमें से 2 निकल गए हैं, और 2 किस फॉर्म में निकल गए, ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल गए। ये हमारा क्या है, ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड का फॉर्मूला अच्छा अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा, ओलिक एसिड में यहाँ पे हमें कितने कार्बन चाहिए, 18, तो ऐसे 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 हमारे पास 18 कार्बन जाते हैं। और 9th कार्बन पे आता है हमारे पास डबल बॉन्ड। 9 कार्बन पे हमारे पास क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। बाकी पूरी चेन ऐसे ही चलती जाएगी। और डबल O है तो आखिरी में 2 O इस तरह आते हैं। बाकी पूरा ऐसे 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 ऐसे, यानी ग्राफ फॉर्म में इसकी चेन चलती जाएगी 18 कार्बन की। और 9 कार्बन पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, इतना मतलब आप लोग को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि बहुत लंबी 18 कार्बन की काफी लंबी चेन जाएगी, तो वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको भी याद कर लो तो भी काफी है। चलो अब बात करते हैं, दे आर द टू मेन वेज अंडरगोज ऑयलिक एसिड ऑक्सीडेशन। कैसे, पहला क्या है, ऑक्सीडेशन एट डबल बॉन्ड के थ्रू होता है, मतलब उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पे क्या होगा। और बीटा ऑक्सीडेशन ये हमारा बायोलॉजी या बायोमोलिक्यूल्स के टर्म में है। ठीक है, और पहले हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में देख लेते हैं, फिर बायोमोलिक्यूल्स के टर्म में देख लेंगे। तो डबल बॉन्ड में क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस है। कैसे,
व्हेन ऑयलिक एसिड इज एक्सपोज टू एयर, बाई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो या तो इट इज ऑल्सो नोन एज रैंसिडिफिकेशन इन फूड, मतलब रैंसिडिटी शो करना, किसी भी खाने का सड़ जाना। अब मान लो तुम गर्मी बहुत पड़ रही है जैसे, तो अब गर्मी पड़ने की वजह से किसी भी खाने को बाहर रख दो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल कर जाता है। इसी की जगह उसको फ्रिज में रख दो तो थोड़ा सा कंडेंस रहता है। एंड ड्राइंग इन ऑयल बेस्ड पेंट एंड कोटिंग, मतलब अब मान लो तुमने क्या किया, आयरन की रॉड ली और उसको ले जाके छत पे खड़े हो गए। अब तुम सोचो उसमें रस्टिंग हो जाए, उसमें नहीं होगी, तुम में जरूर हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी आयरन में रस्टिंग ना हो तो हम उसको ऑयल, उस पे ऑयल लगा के या फिर उसको पेंट की कोटिंग करके या तो वो गैल्वेनाइजेशन करके किसी भी तरह करके हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस डज नॉट क्लीव द कार्बन चेन बट अल्टर द डबल बॉन्ड वेरियस ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। भाई वो हमारे क्या कहते हैं, उस कार्बन चेन को कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, किसके, फैटी एसिड्स के। ठीक है, अच्छा हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, दिस इज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन प्रोसेस दैट अकर इन सेल्स टू जनरेट एनर्जी। मतलब कहने का है ऑयलिक एसिड अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग को कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन द फैटी एसिड चेन, भाई यहाँ पे भी फैटी एसिड चेन की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑयलिक एसिड। फैटी एसिड में भी कौन सी एसिड, ऑयलिक एसिड। प्रोड्यूस यहाँ से क्या है, कोएंजाइम, कोएंजाइम ए यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम आता है। और बाय प्रोडक्ट हमारे क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप लोगों को कुछ और ध्यान रखना ही नहीं है। और आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दो प्रोसेस में हो रहा है, उन दो प्रोसेस को ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। इतनी बात अच्छे समझ आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की और फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहां से हमारा 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम पेपर है वो हमारे पास फिनिश्ड हो जाएगा। देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए एग्जाम पेपर लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा समझ आए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। बाय बाय।